कल्पना कीजिए, भारत के इतिहास में ऐसे साल जब भारत के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति पैदा हुई थी। कई माँ बाप पेट भरने के लिए अपने पशु के साथ साथ अपने बेटों को बेच रहे थे। इन सालों में भारत के कई हिस्सों में लोग भूख से मार रहे थे। इस काल का नाम था छपनिया काल। इस काल में इतिहासकार के हिसाब से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह समय विक्रम संवत 1956 था, जो अंग्रेजी कैलेंडर 1899 से 1900 तक अकाल का खौफनाक समय था। इस काल की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। इसका संकेत कई सालों पहले दिखने लगा था। मानसून 1896 से 97 से ही कमज़ोर पड़ने लगा था। बारिश समय पर नहीं हो रही थी और जब भी होती थी तो बहुत कम होती थी। उस समय भारत की बहुत ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। उस समय सिंचाई के साधन डेवलप नहीं थे। ट्यूबवेल जैसा आधुनिक सिस्टम मौजूद नहीं था। भारत के कई हिस्सों की धरती बारिश की प्यासी थी। फिर आया 1899, इस काल का खौफनाक साल। इस साल में हालत सबसे ज़्यादा बिगड़ने लगे। कई इलाकों में बारिश नाम मात्र की हुई खेतों की ज़मीन पर दरारें पड़ने लगी। नदियों, तालाबों, कुओं में पानी सूखने लगा। यह सिर्फ पानी की कमी नहीं थी, कई किसानों को खाना भी नहीं मिला। इस काल का सबसे गहरा असर राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत पर गहरा पड़ा था। राजस्थान के हिस्से मारवाड़, मेवाड़ा, बीकानेर जैसे कई क्षेत्रों में सूखे ने समाज को तोड़ दिया था, जहाँ खेती पहले से ही बारिश पर निर्भर थी। जब बारिश नहीं हुई तो जीवन रुक गया था। सूखे का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर पड़ा। वो तो उम्मीद के साथ बीज को बोया था, लेकिन ज़मीन से कुछ बाहर नहीं आया। शुरू में किसानों सोचा कि शायद अगली बारिश सब ठीक कर देगी, लेकिन बारिश नहीं होती है। तब सब खत्म हो चुका था। किसानों ने पहले अपने पशु बेचे, गाय, बैल, ऊँट, फिर खेती के औजार बेचे। कई जगहों पर ज़मीन तक गिरवी रख दी गई। यह सब इसलिए किया गया ताकि परिवार कुछ दिन और जिंदा रह सके। लेकिन जब सूखा लंबा खींच गया, तब गांव छोड़ने की नौबत आ गई। राजस्थान जैसे इलाकों में, जहां खेती पहले से ही कठिन थी, हालात और भी भयावह हो गए। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी ने स्थिति को जानलेवा बना दिया। कई गांव पूरी तरह खाली हो गए। लोग पानी की तलाश में मीलों पैदल चलने को मजबूर हुए। पशुओं की मौत आम बात हो गई। राजस्थान के लोकगीतों में आज भी इस दौर की पीड़ा दर्ज है। छप्पनिया काल में लोग घास, जंगली फल, बीज और पेड़ों की छाल खाने को मजबूर हुए। कई जगहों पर मरे हुए जानवरों का मांस खाया गया। सबसे दिल तोड़ने वाला पल ये था कि माता पिता अपने ही बच्चों को छोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यह वह स्थिति थी जहां इंसान और जानवर के बीच का फर्क मिटने लगा। अकाल का सबसे गहरा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा। गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हुई। नवजात मृत्यु दर अचानक बढ़ गई। कई परिवारों में बच्चों को बेच दिया गया। यह समाज के टूटने की सबसे दर्दनाक तस्वीर थी। और फिर भूख ने बीमारियों को दस्तक दी। कमज़ोर शरीर ने हैजा, प्लेग और चेचक जैसी बीमारियों को आमंत्रित किया। ग्रामीण इलाकों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। अस्पताल शहरों तक सीमित थे। डॉक्टर बहुत कम थे। कई लोग बीमारी से नहीं बल्कि इलाज न मिलने से मरे। इस तरह अकाल धीरे धीरे महामारी में बदल गया। और अब सवाल ये उठता है, जब लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब शासन क्या कर रहा था? शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी अकाल के दौरान भारत से अनाज का निर्यात जारी था। रेलवे नेटवर्क जो राहत पहुंचाने के लिए बनाया गया था, वो व्यापार के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अंग्रेजी प्रशासन की सोच यह थी कि बाजार खुद हालात को संतुलित कर देगा। तभी किसानों से अंग्रेजों ने लगान को वसूला जाता रहा। ज़मीनी स्तर पर प्रशासन हालात की गंभीरता को सही ढंग से समझ ही नहीं पाया। कई जिला अधिकारियों ने रिपोर्ट में स्थिति को कम करके दिखाया। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां हालात सबसे खराब थे, ब्रिटिश सरकार ने राहत शिविर बनाए। कागज़ों में यह राहत थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग थी। काम के बदले बहुत कम भोजन दिया जाता था। नियम इतने कठोर थे कि कमज़ोर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। कई इतिहासकार इन शिविरों को राहत से ज़्यादा श्रम शिविर मानते हैं।
उस सवाल पर जो हर इतिहासकार को परेशान करता है, कितने लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि 1.25 से 1.5 मिलियन लोग मारे गए, लेकिन ये आंकड़े सिर्फ ब्रिटिश प्रांतों तक सीमित थे। रियासतों में हुई मौतों का कोई ठीक ठाक लेखा जोखा नहीं रखा गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक कुल मौतों की संख्या 60 लाख से लेकर 90 लाख तक हो सकती है। एक अन्य स्रोत कहता है कि केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही 37.9 प्रति हज़ार की मृत्यु दर दर्ज की गई, जो 1876 से 1918 के बीच के सभी अकालों में सबसे अधिक थी। यह अंतर खुद ब्रिटिश नीतियों की विफलता को दर्शाता है। जहां एक तरफ वे अपनी राहत नीतियों की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग बिना किसी रिकॉर्ड के मर रहे थे। ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ राहत उपाय ज़रूर शुरू किए। लॉर्ड कर्जन के शासन में श्रम गहन सार्वजनिक कार्य शुरू किए गए, जैसे सड़कों और नहरों का निर्माण। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी प्लानिंग थी। राहत के लिए मिलने वाला भोजन बहुत कम था और शर्तें इतनी कठोर थीं कि केवल 25% प्रभावित लोगों को ही इसका लाभ मिला। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अकाल निधि से ब्रिटिश भारत के लिए 50 लाख रुपए की सहायता दी, लेकिन यह राशि उस विनाश के सामने एक बूंद के समान थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जब लोग मर रहे थे, तब भी ब्रिटिश प्रशासन अनाज का निर्यात जारी रखे हुए था। बॉम्बे के बंदरगाह से गेहूं और कपास जैसी फसलों का निर्यात जारी रहा, भले ही उन जिलों में अकाल की स्थिति घोषित की गई हो। जहां सरकार असफल रही, वहां समाज आगे आया। मंदिरों, मठों और धार्मिक संस्थाओं ने सामूहिक रसोइयाँ चलाईं। कुछ व्यापारियों ने अनाज दान किया, कुछ भारतीय रियासतों ने कर माफ़ किए और राहत कार्य शुरू किए। जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने उल्लेखनीय राहत प्रयास किए। महाराजा गंगा सिंह के प्रबंधन की सराहना में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी। उन्होंने न केवल भोजन और आश्रय उपलब्ध कराया, बल्कि भविष्य के लिए सतलज नहर जैसी परियोजनाओं की योजना भी बनाई, जो बाद में क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित हुई। हालांकि यह मदद सीमित थी, लेकिन इससे कई जानें बचीं। छप्पनिया काल की यादें आज भी लोकगीतों और कहावतों में जिंदा हैं। यह अकाल भारत के लिए एक मोड़ था। इसके बाद ब्रिटिश शासन को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा।